अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं डॉक्टर इमाम कासिम साखी आपकी खिदमत में एक शाम एक फनकार के नाम प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 93वीं फौकानवी मदारिस से लेकर तरक्की करते हुए प्रोफेसर की हैसियत से मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनका नाम है प्रोफेसर निसार अहमद निसार साहब। प्रोफेसर निसार अहमद निसार साहब, एक शाम फनकार के नाम में आपका इस्तकबाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे सामीन और नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपकी यौम पैदाइश और जाए पैदाइश के ताल्लुक से जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं मेरे पैदाइश के ताल्लुक से चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। 1947 में शहर चित्तूर आंध्र प्रदेश इलाके में पैदा हुआ हूँ। आंध्र प्रदेश के इलाके ज़िले चित्तूर, जो यहाँ मेरे वालिद मोहतरम पहले ही से जो मासापेट चित्तूर तड़पे के हैं, मगर यहाँ से मुंतकिल होते हुए जो चित्तूर में बस गए। उस वक्त मैं चित्तूर में ही पैदा हुआ हूँ। तो मेरे तहतालीमी तालीम तक मैं शहर चित्तूर में ही तालीम हासिल किया। ऐसा तो उर्दू और अरबी जो मैं खानखा में मेरे वालिद साहब के पीरो मुर्शद हज़रत अबू जलाल आरिफुल्लाह शाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह शहर चित्तूर में आराम फरमा है जी। उनके दरगाह शरीफ में क्या है, वहाँ मकतब शुरुआत मेरी वहाँ हुई। तो अरबी और उर्दू वहीं पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। और ये सिलसिला क्या है, 10वीं जमात तक मैं तेलुगु स्टूडेंट था। 10वीं जमात तक तेलुगु स्टूडेंट, यानी तेलुगु मीडियम स्टूडेंट था। तेलुगु मीडियम जी, तेलुगु मीडियम और तेलुगु स्टूडेंट, तेलुगु सब्जेक्ट। अच्छा। और इंटर में जब मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर कासिम अली खान साहब, वो बाहिसियत पीसीआर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज है वहाँ पर पहले वहाँ तकर्रुर हुए 78 में जी। मैं 82 में वहाँ गया इंटरमीडिएट ज्वाइन होने के लिए जी। तो दाखिला के लिए गए तो हजरत के दुफल से मैं उर्दू सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, उर्दू के लिए अप्लाई किया हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए कोशिश करके सीट दिला दी माशाअल्लाह। और क्या है, मुझे एक रिजर्वेशन भी था। ऐसा तो मैं BCB इसमें रिजर्वेशन है। और उसके साथ साथ मेरे वालिद मोहतरम क्या है, दूसरे जंग अजीम में अच्छा वो फौज में थे माशाअल्लाह, मिलिट्री में। वो ऐसा नहीं, दूसरे जंग अजीम में पूरे जंग में फतह हासिल होने के बाद 1945 जो 1945 में उनको गवर्नर जनरल, जो आज सदर जमहूरिया के जगह में उस वक्त अंग्रेजों में अंग्रेजी हुकूमत में गवर्नर जनरल, उनके हाथों से बहुत बड़ा अवार्ड दिए थे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वही अवार्ड के सिलसिले में मुझे सीट भी मिल गया इंटर में। अच्छा। और रिजर्वेशन कोटा था मिलिट्री का, उसमें मैं उर्दू भी ले लिया जी। ऐसा ये हुआ कि प्रोफेसर कासिम अली खान साहब के जो मुझे संवारने में और निखारने में और क्या है, मेरी ये इतने ज्यादा मदद किए हैं, वो हद्दुल इम्कान मुझे मेरी शख्सियत संवारने में लग गए थे। वो 2 साल में ऐसा कर दिए कि मैं 2nd क्लास में पास हुआ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उर्दू में 2nd क्लास में पास हुआ। उस वक्त 2nd क्लास में पास होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं रायचूटी का रुख किया जी। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ये बता रहे थे कि आप टीचर ट्रेनिंग में दाखिला ले लें। अरे माशाअल्लाह जी। तो मैं यहाँ रायचूटी आया। यहाँ हमारे साबिक़ उर्दू BA थे,
यहाँ जूनियर लेक्चरर के हैसियत से आ गए थे। अच्छा। अब्दुल रशीद साहब जी, अभी हाल ही में इंतकाल हुए। हाँ जी। वो क्या किए यहाँ, और जब सीट ये दाखिला होंगे मैं मालूम कराता हूँ करके मालूम कराए, उनके बराबर अफजाई और उनकी रहबरी थी, उनकी रहनुमाई भी शामिल है यहाँ ज्वाइन होने में। और मैं वहाँ से यहाँ आया तो यहाँ रायचोटी से एक जबान के हद तक मैं महदूद था और वाबस्ता मेरा जबान के हद तक रहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ तालीम से भी जुड़ गया, उर्दू मीडियम में दाखिला ले लिया। और उर्दू मीडियम में जबकि यहाँ सिर्फ रायचोटी के नहीं सारे आंध्र प्रदेश के तालिबे इल्म यहाँ पर थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हैदराबाद के, महबूब नगर के और कड़पे के, चित्तूर के, पूरे अजला के, पूरे आंध्र प्रदेश ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। ट्रेनिंग माशाअल्लाह जी। रायचोटी में यहाँ से इनकी मुलाकातें, इनके सोहबतें, इनके ऐसे सोहबत असर कर गई मेरे शख्सियत पर। और क्या है, उर्दू में उर्दू मीडियम से बहुत जुड़ गया। उसके बाद फिर से मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसा हुआ कि यहाँ जी एक बात यह है, मेरी डिग्री खत्म होते ही नौकरी मिल गई। अच्छा, डिग्री उर्दू मीडियम में किया क्या तेलुगु मीडियम में? तो उर्दू के साथ तेलुगु मीडियम। तेलुगु मीडियम में चित्तूर में उर्दू मीडियम नहीं है। हाँ जी जी जी, मगर सेकंड लैंग्वेज उर्दू था, तो सेकंड लैंग्वेज के बलबूते पे आप आए जी। हमारे सैयद निसार अहमद मेरे हम नाम के थे जी, मेरे उस्ताद मोहतरम, वो भी वहाँ मेरे इसमें शख्सियत संवारने में बहुत ज्यादा मदद किए और उनके रहनुमाई पर बहुत से मज़ामिन लिखता था और मज़ामिन में मुकाबले में भी फर्स्ट आता था और बहुत से ये होते थे उस वक्त। और क्या है, जब भी मैं जब कासिम साहब को, प्रोफेसर कासिम अली खान साहब को, उस दिन से उर्फ़े तहजीद से आज तक पीएचडी के बाद भी अब भी उनका हमरा नहीं छोड़ा, उनकी रहनुमाई, उनके दामन पकड़े ही। हमें बहुत दिक्कतें उठाने पड़ी। तो 9वीं जमात में मैं खुद 6वीं जमात से बेपार करते हुए मैं तालीम को आगे बढ़ा। माशाल्लाह, एक तो क्या है, मेहनत करके कमाते भी थे और पढ़ते भी थे। हाँ, जैसा भी छुट्टियां दे देते मैं कमाई के लिए कमाई के लिए लग जाता, वो पैसे जमा करता, फिर पढ़ाई में लगा देता। रोजी रोटी का मसला बहुत था, बहुत ज्यादा था। और इतना ये था कि 9वीं जमात से मैं टेलरिंग ये वो सब सीख लिया वालिद साहब के पास। वही ये ट्यूशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और इंटरमीडिएट में दर्जे अव्वल में पास होता था। अरे माशाल्लाह, माशियात हो, इसमें कॉलेज फर्स्ट आता था जी। इतने मेहनत करके बाद में डिग्री में तो वही काम करता था जो हर पेशा भी मैं किया, पीजी और बेकरी भी चलाया हूँ माशाल्लाह। बेकरी ये वो सब बिस्किट बेकर पूरा काटपाड़ी बेलूर तमिलनाडु है, वहाँ तक हम साइकिल में जाके पूरे मेहनतें करके पढ़ाई के लिए। जिंदगी जो है बहुत करीब से देखे आप। बहुत। अच्छा, ये डिग्री के बाद जो है आला तालीम के लिए एमए हासिल, एमए की तालीम हो, एमफिल की तालीम हो और पीएचडी की तालीम हो, इस सिलसिले में बताइए। हाँ, वो एक बात ये है, वह सुलेमान अख्तर जावेद साहब थे, तो 87 में कई बार गया था मैं जी, हमारे तिरुपति एसवी यूनिवर्सिटी में, जहाँ नौकरी के लिए रजा भी ले लिया था 1 साल का जी। और मेरे पीछे 2 बहनें थी, वो घर में मैं डीएससी में ये हाल है, डीएससी में 86 डीएससी में डीएससी का फर्स्ट रैंकर, माशाल्लाह, फर्स्ट रैंकर होने की वजह से ऐसे स्कूल में हेडमास्टर के पोस्ट दे दिए जहाँ रिटायर्ड होने वाले थे। वैसी जगह पे मैं, जब मेरी उम्र क्या थी, बिल्कुल कम सिंह की उम्र में, जो 19 साल खत्म हो गई, जब ही इसमें हेडमास्टर के हैसियत से गया तो वहाँ पर 20 दिन टीचर था, उसके बाद हेडमास्टर, कभी भी हेडमास्टर ही रह गया, तो 20 साल तक हेडमास्टर ही रह गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ जो तालीम की और तालीम हासिल करने की तृष्णा की बाकी थी, माशाल्लाह, ऐसा हुआ कि उस्मानिया से एमए कर लिया। माशाल्लाह, वहाँ भी डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एक्सटर्नल एग्जाम्स। अच्छा, उसके बाद मैं क्या है
फिर एमफिल के लिए ये किया, छुट्टी लेके फिर चले गया एमफिल के लिए। वहाँ 5th रैंक में सेलेक्ट हुआ माशाअल्लाह। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और अनवरुद्दीन साहब के मेरे गाइड थे और उनके पास एमफिल करने का मौका मिला। तो ऐसे उस्ताद मुझे मिले, तो रिसर्च के लिए बेहतरीन उस्ताद मिले, ये बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो ये आपका बड़ापन है कि आप उस्तादों की बहुत कदर करते हैं और उनकी रहनुमाई, आज भी एक प्रोफेसर होने के बावजूद आप असातिज़ा की इतनी कदर करते हुए उनकी जो है उनसे जो है मशवरा करते हैं, सिला मशवरा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। कौन करता है आजकल जो है एक ओहदे पे जाने के बाद अपने असातिज़ा को भूल जाते हैं। यह आपका बड़ापन है कि आप जो है उनको जो है याद करते हैं। तो PhD का सिलसिला कैसे हुआ, तो फिर किस टॉपिक पे किया? मैं हैदराबाद में बच्चों के रसायल जो मेरे उस्ताद मुहतरम मशवरे से मैं किया, तो आप टीचर भी हैं और इसके साथ साथ आप क्या हैं, बच्चों की नफ्सियात पर जो है गहरी नजर आप काम कीजिए। बस मैं उसी बहुत शौक था। कौन गाइड रहे उस वक्त आपको? गाइड कौन रहे? डॉक्टर मोहम्मद अनवरुद्दीन, प्रोफेसर अनवरुद्दीन हैं, वो हैदराबाद के हैं। अभी भी हैं? अभी भी हैं, अभी भी हैं। वो उनके ऑर्डर में एमफिल के लिए लिया और उसके बाद बहुत जल्द खत्म किया। उसके बाद में ऐसा ये रहनुमाई हुई कि किसी की रहनुमाई जरूरत नहीं पड़ी। एमफिल में इतना ये करते हैं। तो उस वक्त से ही मैं क्या किया, हिंदुस्तान में बच्चों के रसायल PhD के लिए मौजूद इंतखाब कर लिया। अच्छा, पहले से तैयार थे आप? हाँ, कि मुझे PhD किस पे करना है? उस वक्त से ही मवाद जमा करने का शुरू कर दिया। दूरंदेश है। हाँ, वो बहुत अच्छा किया। वहाँ आने के बाद यहाँ फिर ये पेचीदा मसला पैदा हुआ कि 10 साल सर्विस होना है PhD के लिए। अच्छा, आजकल तो 5 साल रखा गया है। हाँ, 10 साल होने के बाद मैं 1999 में यहाँ पर ज्वाइन हुआ। एमफिल होने के बाद मैं कई साल ये इसकी वजह से PhD फॉरवर्ड कर नहीं पाया। उसके बाद क्या है, प्रोफेसर बशीर अहमद साहब के अंडर में मैं PhD ले लिया। ले लेने के बाद काम शुरू कर दिया, तो 2002 में सबमिट कर दिया। माशाअल्लाह। इस बहुत खुशी हुई कि इस दौरान में बहुत से दिक्कतें उठानी पड़ी तहकीक के दौरान। तो हिंदुस्तान में बच्चों के रसायल का मौजू से मुत्तफिक नहीं थे। अच्छा, मैं ये कहता था कि इसके लिए पूरे हिंदुस्तान फिरना पड़ेगा आपको। पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी जाना होगा, बांग्लादेश भी जाना होगा। जो इब्तदा का हाल ले रहे हैं आप, आजादी के बाद नहीं ले रहे हैं। ये मसला था। मेरे जहन में है, मैं करूँगा, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। कैट से मनवा के मैं मौजू को इंतखाब कर लिया, तो मौजू को सैंक्शन भी कर लिया। उसके बाद काम शुरू किया तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। मैं पंजाब और कश्मीर नहीं गया। अच्छा, बाकी तमाम रियासतें मैं मवाद के लिए जा चुका हूँ। क्या तड़प थी आपको कि इतनी तंगी और तकलीफों के बावजूद मुख्तलिफ रियासतों को घूमना, वहाँ की जो लाइब्रेरियों को छानना और वहाँ के रसायल, जो बच्चों के रसायल हैं, उसका इंतखाब करना, ये वाकई जो है आपने PhD का हक अदा कर दिया है। 80 लाइब्रेरी तकरीबन छान दिया हैदराबाद में मैं देख लिया। अरे माशाअल्लाह। तो हमारे मुज़फ़्फ़र शामिरी साहब बोल रहे थे कि इतना जिक्र कर दिए इन बहुत से लाइब्रेरियों का आप छानबीन किए हैं। तो मैं ऐसा ये होता था, एक लाइब्रेरी में जाके काम करता कई दिन, एक भी रिसाला नहीं मिलता, मायूसी के साथ भी वापस होना पड़ता था। ऐसे कई लाइब्रेरीज में जाके वापस आया। नहीं, बिल्कुल वो जमाना ऐसा था कि जहाँ पर मीडिया बिल्कुल नहीं थी, यूट्यूब नहीं था और गूगल सर्च में आप कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो उसके इतने जो है ये बंद होने के बावजूद, जो रुकावटें आने के बावजूद, आप जो मुसलसल मेहनत, आपकी जो मुसलसल मेहनत है, काविश है, अल्लाह ताला उसकी बदौलत जो है आपको इल्म से नवाजा है। और ये आपकी मेहनतें और अल्लाह का करम दोनों शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और बुजुर्गों की दुआएं हैं। इस लिहाज से हैदराबाद शहर वाहिद शहर है, उसको तस्करा जो सहाफत दिल्ली में भी
मैं समझता हूँ रहमान साहब जी जो प्रोफेसर रहमान डॉक्टर रहमान जिक्र कर चुके हैं जी सही उसमें सहाफत दिल्ली की सहाफत में जी हैदराबाद शहर वो शहर है आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद जी वही शहर है जितने बच्चों के रिसाले निकले हैं कोई और शहर से हिंदुस्तान के कोई और शहर से माशा जो आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद नहीं हैदराबाद में मुस्तकिल तो कोई शहर ऐसा नहीं कि जितने जायद रिसाले वहाँ से रिसाले निकले हैं वो तो कहीं दूसरा शहर नहीं नहीं एक दिल्ली भी है जी मगर जितने रिसाले हैदराबाद से निकले हैं बच्चों के लिए हाँ ये वो उतने रिसाले एक ही शहर से नहीं निकले माशा तो ये हिंदुस्तान में बच्चों के रसायल का ये है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के रसायल का पूरा हासिल करना चाहता था कि पहला रिसाला वही क्या है रिसाला ऐसा तहकीक में ऐसा नहीं होता रिसाला हासिल कर दिया उसको जिक्र कर दिया सही बात नहीं रिसाला कब शुरू हुआ उसके पहले बानी कौन थे कौन मुदीर थे कौन उसके सरपरस्त थे और वो कब कितने साल जारी रहा कब बंद हुआ वजह क्या है ये वजह क्या है सारी उस चीजें सन में बंद हुआ ये पूरा में क्या है तहकीक खान तारीख में छानबीन किया। माशाल्लाह ये क्या है महाराष्ट्र में गया तो मुझे सुराग पहले जमील जालिबी की किताब देखता था जो अंजुमन इस्लाम अच्छा। एक लाइब्रेरी में उसमें सुराग मिला तो सबसे पहला रिसाला कराची से निकला हुआ है जो बच्चों के अखबार से निकला है जी लाहौर या कराची खरत 1902 में 1902 में सो पहले रिसाला जिसके मुदीर हैं बच्चों के रिसाले के बाबा आदम कहलाते हैं मीर महबूब अली उनका जो वहां से मैं क्या किया पहला रिसाला तो मिल गया बहुत खुशी हुई उसको छानबीन करने के लिए पूरी तड़प थी उसको हासिल करना किसी भी हाल में पूरे शहर कलकत्ता ये दिल्ली ये तमाम के तमाम रियासतें गया हूँ माशाल्लाह तो कहीं ऐसा हुआ कि पटना बहुत मशहूर था अच्छा खुदा बख्श लाइब्रेरी उस जमाने में अब भी मशहूर है माशाल्लाह वो वहाँ एक महीना रहने का मौका मिला मुझे अच्छा इसी तहकीक की बुनियाद पर हाँ वहाँ क्या करता था वहाँ भी छानबीन करता था और अतराफ कलकत्ता करीब है यूपी करीब है और क्या है बिहार शरीफ करके एक ज़िला है बिहार में जहाँ रिजवान रजवी जो बच्चों के डाइजेस्ट करके एक रिसाला वो जारी कर रहे थे वो मुदीर से मुलाकात करने की तमन्ना थी मुझे वो तो रिसाला मुझे वो रिसाला तो मिल गया मगर साहब जो मुदीर जिंदा हैं उनसे मुलाकात करें तो मुझे तहकीक में यही होता है कि उनसे मुलाकात करने से इंटरव्यू लेने से उस जमाने में और कौन से रसायल जारी होते थे उनसे पूछताछ से वहाँ करने से बहुत मैं 300 किलोमीटर का फिर सफर करते और शायद बहुत फासला तो नहीं वो 5 घंटे का सफर उस दौर में तो बहुत ज्यादा फासला है पटना आजकल तो हजारों किलोमीटर से चले जाते हैं बहुत हादिसात जो होते थे जिसके पास पैसे हैं 100 रुपए के लिए भी वहाँ पर क्या है मर्डर्स होते थे आम था कत्ले आम था उस वक्त 99 में उस वक्त पूरा बिहार में रहना मुश्किल की बात थी फिर भी मैं पूरे गया बुद्ध गया जो वहाँ से अतफाल करके वहाँ गया और रिजवान रजवी से मुलाकात किया वहाँ से इस्तेफादा हासिल किया ऐसे जमा करने में बहुत से मजा मिलता था एक जुनून मेरे को हाँ ये बात है सबसे पहली बात क्या है हासिल करने का जुनून जज्बा शौक ज़ौक जो था आपको वो आजकल के तलबा व तालिबात में नहीं है घर बैठे वो कुछ हासिल करना चाहते हैं ये आप वाकई काबिल तहसीन है हमारे लिए कि आप इतनी मेहनतों के बाद जो है PhD की तहकीक कंप्लीट की तो कंप्लीट कब किया सबमिट कब किया 2002 उसके बाद फिर डिग्री हासिल ये PhD का जो है PhD की सनद मिलने के बाद सनद 2005 में मिली अच्छा मतलब आपने तालीम सफ़र का तो बता दिया कि क्या क्या दिक्कतें उठाई हैं अब ये बताइए
کہ منصبی سفر کیسے رہا، کیونکہ آپ کو 43 سطح سے لے کر ایک پروفیسر کی حیثیت سے آپ پہنچ چکے ہیں. یہ جو سفر ہے آپ کا منصبی سفر، تو کیا کیا دقتیں آئی؟ کوشش سن میں آپ جو ہے ایلیمنٹری اسکول میں کام کیے، پھر کب ہائی اسکول گئے، پھر اس کے بعد پھر پروفیسر کی حیثیت سے کب سلیکٹ ہوئے، اور کیا کیا کیسے خدمت کیسے پہنچنا ہوا؟ جی دیکھیے، میرا ایک ایلیمنٹری اسکول ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے 20 دن کام کیا. 20 دن. اچھا. اس کے بعد فوری میں کیا ہے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے تقرر ہو گیا. اچھا. جو ڈسٹرکٹ فرسٹ رینک ڈی ایس سی میں 86 میں نے فرسٹ رینک رہنے کی وجہ سے جلد رینک کی بنیاد پر جو ہے ہیڈ ماسٹر بنا دیا مجھے یہ پرماننٹ کر دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پرماننٹ کر کے بہت جب 10 بیسک کا تھا وہ پرماننٹ کر کے کرتی ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے اچھا تپسمان کر کے گورنمنٹ کا پروگرام تھا. اچھا. لٹریسی 100% لٹریسی پروگرام تھا. اس میں کوآرڈینیٹر کے جیسا پہلے انتظامیہ میں وہ پوسٹ دیے، اس میں کامیاب ہوا. اس کے بعد میں کیا ہے ایسا ہی یہ کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے جو کئی اسکولوں میں کام کیا. 1988 میں اسپیشل ٹیچر تقرر ہوا. اس کے بعد کیا ہے 2002 تک ایلیمنٹری اسکول یو پی اسکول میں کئی اسکولوں میں کام کیا. اچھا. اسی دوران میں کیا ہے MRP کر کے جو منڈل ریسورس پرسن کے حیثیت سے تقرر ہوا. ڈسٹرکٹ ریسورس پرسن کے حیثیت سے بھی کام کیا. اس کے بعد کیا ہے ایک IAS آفیسر جو تھا لٹریسی پروگرام میں، وہی ڈیپیپ ڈائریکٹر تھا اسٹیٹ کا، وہ کیا مجھے اسٹیٹ ریسورس پرسن کے حیثیت سے تقرر کرتے. تو اس دوران میں کئی اسکولس معائنہ کرنا، ان کو ٹریننگز دینا، ان سروس ٹریننگز ماڈیولس تیار کرنا اور ٹرانسلیشن ورک کرنا، یہ تمام کیا ہے حیدرآباد میں زیادہ ماڈیولس اردو میڈیم میں پہلے MRPs ہیں. ہم اردو اس سے پہلے MRPs نہیں تھے اردو میں. ہمیں MRPs پہلے DRP MRPs کے حیثیت سے تقرر ہوئے. اس کے بعد SRP کے لیے بھی کام کیے. تو یہ سلسلہ 2002 تک چلتے رہا. اس کے بعد مجھے BED کا پوسٹ ملا 2002 سے لے کر 2007 تک. پھر میں یہاں ہائی اسکول کئی ہائی اسکول قائم کرنے کا موقع ملا. تو وہ پونے پلی کر کے چتور کے قریب ایک خریا ہے 5 کلومیٹر میں، وہاں ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے میں وہی اسکول کو اپ گریڈ کیا جا کے ہر 10th کلاس وہیں. پھر وہاں ایسا رزلٹ آیا جو ڈسٹرکٹ فرسٹ رینک کی حیثیت سے پھر بھی مجھے حیدرآباد کو انعامات کے لیے بلائے گئے. تو وہاں بھی کیا ہے بہت سارے ایسا یہ کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد اسی دوران میں کئی مرتبہ 93 سے وہ کیا ہے یونیورسٹی میں جو میں آنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے ایسا ہوا کہ پوسٹ کئی بار ایڈورٹائزمنٹ کرتے پھر تقرر نہیں ہوتے. یونیورسٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا، قانونی مسئلہ یا دوسرے مسئلے دشوار آ کے پڑ جاتے، وہ یہ رک جاتے تھے تقررات. پھر میں 2007 میں تقررات میں سلیکٹ ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ الگ بات ہے. تو عدالت کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے وہ تمام کیا ہیں وہ الگ باتیں ہیں. وہ ہونے میں کیا ہے وہ بہت اچھا. میرے ساتھ انٹرویو میں 65 لوگ آئے تھے. اچھا. پورے ہندوستان سے، اور میں واحد شخص تھا باہر کا. جو امین اللہ جو میرے ساتھی تھے وہ وہیں سے مقام میں وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ کے حیثیت سے میرے سے پہلے ہی سے کام کر رہے تھے. وہ بھی سلیکٹ ہوئے، میں بھی سلیکٹ ہوا. دونوں کا سلیکشن ہوا 2007 میں. پھر رخ یہ کا ایک چھوڑ کے اسکول ایجوکیشن کو چھوڑ کے یہاں کی داخل ہو گیا. اس وقت سے الگ سفر پروفیسر کا. تو وہ جو سفر رہا پروفیسر کا سفر رہا،
2007 से आप मुसलसल काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो सफर कैसे रहा, वो कैसा है? जी वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सेकेंडरी एजुकेशन का सिलसिला अलग है, यहाँ का एकदम अदबी है, यहाँ तख्लीक है, यहाँ क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें उठानी पड़ी, मेहनतें उठानी पड़ी। और क्या है हमें ऐसा ये होता था कि यहाँ क्या है वो प्रोफेसर्स के सतह पर हमें काम करना पड़ा, तो उसके लिए बहुत सारे फिर भी क्या है मेहनतें उठा के इसको एक असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से जी, 2007 में तकर्रुर हुआ, फिर एसोसिएट सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर 4 साल को, उसके बाद 4 साल फिर सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर 2019 में हो गए। तो 19 से हमें अब प्रोफेसर के लिए 2 महीने बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो प्रोफेसर के लिए ये हो जाता है, इंतखाब हो जाता है। और यहाँ ये क्या है इस दौरान में भी कई ये बोर्ड्स मीटिंग्स हो पूरी रियासतों में, पूरे इसमें मेंबर्स हो, और बहुत सारे प्रोफेसर्स क्या काम नहीं कर समझते लोग, लेकिन इतने कामें रहते हैं वहाँ पर, मसरूफियात रहते हैं, तो पूरे डिपार्टमेंट से, पूरे यूनिवर्सिटियों से, पूरे सेमिनारों से, इससे उससे हर तरह से जो है मुश्किलात का सामना 24 घंटे भी हमको वक्त ड्यूटी नहीं बसा। इस लिहाज से हमें काम करने वालों के लिए कभी वक्त की कमी होगी, इस लिहाज से हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर्स भी हैं, मैसूर, हाँ जी, और मैसूर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, और क्या है विक्रम सिंहपुरी यूनिवर्सिटी, कर्नूल यूनिवर्सिटी, कड़पा यूनिवर्सिटी, ये तमाम के तमाम कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं, कोई इससे ये रहते हैं, और ऐसे मामलात में ज्यादा वक्त ज्यादा काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ क्या है तख्लीक पर जोर देना है, और कई किताबें, और पूरे रियासत के आंध्र प्रदेश के जो बोर्ड, जो इंटरमीडिएट बोर्ड है, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का, उसका भी मैं 2 किताबें बहैसियत एडिटर बोर्ड में रह चुका हूँ। 2 किताबें मंजर आम पर आ गए, उसके बाद अभी चेंज हुआ, जो अभी जारी है तेलंगाना में। हमारा आंध्र प्रदेश में परसों तक इंटरमीडिएट का वो 2013 में जो थे बनाए थे वो वही लागू हुआ था, और अभी दूसरे बोर्ड में फिर चेंज, 5 साल पे एक मरतबा फिर टेक्स्ट बुक चेंज होते हैं। और उस लिहाज से फिर प्रोफेसर पोस्ट में इसी दौरान में केरला जो ACRT से, फिर वहाँ से, फिर लखनऊ से, फिर ये तमाम के तमाम क्या है रिसर्च पर्सन ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। और इसी सिलसिले में प्रोफेसर के बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर, तो चंडीगढ़ में एक 10 दिन रहने का मौका मिला, तो वहाँ पर जाके MPhil के कोर्सेस कंडक्ट करने का मौका मिला, क्लासेस लेने का। जो आप भी थे 2008 में हमारे तालिब इल्म के ऐसे थे MPhil के, वहाँ पर ऐसे क्लासेस सिर्फ SVU में नहीं लेते थे, मुख्तलिफ हिंदुस्तान के सारे इलाकों में, धारवाड़, इधर चंडीगढ़, यहाँ पूरे 5 रियासतों को मिलाकर चंडीगढ़ में रखे थे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा ये हुआ कि मौका मिला कि वो अलग, वो वहाँ भी खुशहाल था, यहाँ भी खुशहाल था। खुशहाल तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तजुर्बात मुख्तलिफ है। यहाँ के तजुर्बात जो तहतानवी और फ़खानवी और सतह पर, वस्तानवी सतह पर जो तजुर्बात है उसकी हैसियत अलग है। यहाँ प्रोफेसर के हैसियत से, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से जो तजुर्बात है आपके, उसके जो है उसके तजुर्बात अलग है। कई टेक्स्ट बुक्स तैयार करने में सब्जेक्ट एक्सपोर्ट्स के हैसियत से कई टेक्स्ट बुक्स केरला के तो फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक हमें ही तैयार माशाअल्लाह अभी वही चल रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट के, और इस लिहाज से अभी मौजूदा आंध्र प्रदेश में जो
होने के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तकसीम होने के बाद नए आंध्र प्रदेश जो है, नए आंध्र प्रदेश में जो एक था 7वीं जमात तक जो है, 6वीं जमात तक, उसका भी एडिटोरियल सब्जेक्ट एक्सपोर्ट एडिटोरियल होता है। कई किताबें तैयार करने का मौका मिला है। बहुत ज़्यादा यहाँ शख्सियत को एकदम संवारने में, निखारने में हमारे ये इसमें यहाँ ज़्यादा मौके फराहम होते हैं। माशाअल्लाह। आप आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे हैं, और वहाँ के तजुर्बात अगर बता दें तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्सिटी में मैं बाहिसियत असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी। एक गुज़िश्ता गवर्नमेंट में जी जो 2018 जी, तो शुरुआत में से ही मुझे कई बार ऑफर्स आए थे। अच्छा। बाहिसियत डायरेक्टर के लिए जी। उसके बाद नौमान साहब जो चेयरमैन के हैसियत से तकर्रुर हुए जी, तो उनको काफ़ी तजुर्बा है, उर्दू वाले हैं, माशाअल्लाह। तो उनकी क़यादत में काम करेंगे करके ऐसा भी ख्याल पैदा हुआ। तो गवर्नमेंट भी ऑफर देती रही। सीएम जो चंद्रबाबू नायडू उस वक्त उर्दू अकादमी के लिए डायरेक्टर के हैसियत से आने के लिए कहे थे। तो मैं सिर्फ आप एक जुमला लिख के दे दीजिए, आपने दे दिया। जी। तो मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर कासिम अली खान साहब और मेरे दोस्त अहबाब जो बहुत सारे हैं, सब मशवरा करने के बाद एक ऐसा तरक्की करेंगे। हाँ, जो उर्दू आला के उर्दू नया आंध्र प्रदेश जो तकसीम होने के बाद फर्स्ट डायरेक्टर के हैसियत से यहाँ के ये करेंगे, ऐसा ख्याल पैदा हुआ तो मैं मंजूरी दिया। तो गया वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे काम करने का मौका मिला मुझे। तो पहली बार क्या है, 5 महीने, सिर्फ 5 महीने की मुद्दत में कई काम कई सालों का किया करके आए माशाअल्लाह। तो इतना ये हुआ कि किताबों के इनामात हो और जलसे हो, माशाअल्लाह। ये क्या है, बहुत सारे जुज़वी माली ताउन के लिए जो भी दरख्वास्तें देते थे, किसी को रद्द नहीं करता था। तब तमाम के तमाम सबकी हिम्मत अफजाई करते थे माशाअल्लाह जी। लेकिन ये ऐसा हुआ कि डायरेक्टर के हैसियत से मैं वहाँ पर जो जाने के बाद ये मालूम हुआ कि काफ़ी बजट अकादमी के लिए सैंक्शन होता था। अच्छा। लेकिन वहाँ ये है कि गलत इस्तेमाल नहीं बोलना है, लेकिन वो क्या है, जो शादी महल करके एक स्कीम है, उर्दू शादी महल, उर्दू डेवलपमेंट करके एक 2 स्कीम चलाना। और शादी महल के जो भी हैं फंड्स, बहुत ज़्यादा फंड्स होते थे, उसके करोड़ों में होते थे जी। उसको सैंक्शन जो शादी महल खाना कायम करना है तो उसके फंड्स यूटिलाइज हो जाते थे। उससे ये मुशायरे, ये तमाम जो हैं स्कीमात जो हैं, उसको एक लाहे हमल, एक बेहतरीन शक्ल देकर सारे हिंदुस्तान में एक नमूना बनाए माशाअल्लाह, ये ख्याल से हम कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ नहीं हो पाया, तो उसके वजूहात और हैं। तो बंटने के बाद आंध्रा और तेलंगाना, हमारे जो ऑफिस बंटवारा हुआ, मगर वहाँ के जो स्टाफ है यहाँ नहीं आए। अच्छा। इसकी वजह से मैं अकेला डायरेक्टर क्या कर सकता हूँ जी, इसलिए गवर्नमेंट से मुतालबा किया। तो ये होना चाहिए, कई बार हमें मांग की, लेकिन एक के लिए नहीं हो सकता कोई सी भी काम जी। इसलिए मैं देखा तो कम वक्त में कई प्रोग्राम्स कर दिया माशाअल्लाह। तो मौलाना आज़ाद डे आप भी थे उसमें जी, और उसमें कई 300 से ज़ायद इनामत बेस्ट बुक्स अवार्ड, किताबों के लिए इनामत दिया गया, फिर इसके लिए इनामत, और बेस्ट राइटर्स, बेस्ट जर्नलिस्ट, बेस्ट टीचर्स, मौलाना आज़ाद अवार्ड, अब्दुल्ला अवार्ड, बहुत से ऐसे कारनामे हयात, ये बहुत सारे, और मुशायरे भी बहुत ज्यादा चलाए यहाँ उस वक्त। चलाया मैं तो नहीं,
चलाया नहीं, जो चलाने के लिए मुतालबा किए हैं, जुज़वी माली ताउन के लिए दरख्वास्त करते हैं, उनको जो पास होते हैं बोर्ड में वो हमें सैंक्शन करते थे। अच्छा, ऐसा नहीं, उर्दू अकादमी जो चलाना है मुशायरे वो मैं कहीं नहीं चला। अच्छा, उसके खिलाफ था मैं, इसलिए कि उर्दू अकादमी इसलिए कायम की गई है तो जो चलाने वालों को हम जुज़वी माली ताउन उनको मदद करें, ऐसा ये ताउन दे तो सैंक्शन कर सकते हैं। अब देखिए 1 लाख रुपए का मुशायरा है तो हम क्या कर सकते हैं, अकादमी 20,000 या 10,000 15,000 या ऐसा दे सकते हैं, उतना ही पूरे 100% हमें नहीं दे सकते। इस लिहाज से हमें ये करते थे। इस तरह कड़पा, इस तरह बहुत सारे मुशायरे हुए तो उसके लिए सैंक्शन करते थे, छोटे छोटे अमाउंट थे, ज्यादा ये करते। और दूसरी बात यह है मौलाना आजाद डे के लिए बहुत ज्यादा हमें शानदार पैमाने पर आज तक मेरे ख्याल से 6,000 मजमूए के, आप भी थे उसमें शामिल, 6,000 इतना बड़ा जलसा, इतना ये इतने आला पैमाने पर कभी भी नहीं हुआ। तो उस वक्त वो शर्त मुझे बाहिज़्ज़त डायरेक्टर ये करने का मौका मिला, बहुत ज्यादा। ये फंड्स भी बहुत से शादी खानों के लिए इसके लिए बहुत जारी करके ये आ गया। मुझे इसलिए नहीं रहा कि मेरे अकेले बस की बात, इसलिए सहूलियत ना होने की वजह से जो सहूलियतें आप जो मांग कर रहे थे वो हुकूमत दे नहीं सकी, तो आप छोड़कर आगे नहीं चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में बेहतर मेरी तबीयत पर ज्यादा ये असर होते गया। मैं क्या है एक सुकून के साथ काम करना पसंद करता हूँ, एक अमल के तौर पर मुतदल अंदाज में करना चाहता हूँ। एक पैमाना होता है, उस पैमाने में हमें एक पैरामीटर होता है, उसमें हमें तरक्की क्या करना है, ये तमाम हमारे पहले ही मंसूबा था, उसके तहत नहीं हो रहा था। तो मैं नए होने के बजाय आपका ज़मीर गवारा नहीं किया? नहीं, अब मैं जिस मकसद से आया हूँ उस मकसद पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों यहाँ वक्त बर्बाद करूँ, इसलिए फिर मैं मेरे मकाम पर डिप्टेशन था, वो मेरी मर्जी थी। पहला प्रोफेसर हूँ, एक स्टेट एचओडी कहलाने का एक शर्फ हासिल हुआ। तो बहुत 3 IAS ऑफिसर्स के पास माइनॉरिटी सेक्शन में 3 IAS ऑफिसरों के साथ बैठता था, उठता था, पूरे काम मिलके करते थे। वाकई काबिल तहसीन है। आपने अदबी अतफाल पर बहुत सारा काम किया है। उस वक्त जो बच्चों की नफ्सियाती पहलू है और आज का जो नफ्सियाती पहलू है, इस पर अगर रोशनी डालते हुए कहेंगे कि भाई बदलते हुए दौर में ये अदबी अतफाल का क्या रोल रहा है, कि वो उस वक्त जो अदबी अतफाल का जो मेयार था, आज का जो मेयार है, क्या मुआयना कर सकते हैं कि किस तरह का अदबी अतफाल पर काम उस वक्त हो रहा था, अब कैसे हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। तो इस ताल्लुक से कुछ बताएंगे कि बच्चे की नफ्सियात और अदबी अतफाल पर जो काम हो रहा है। लिखा हुआ अदब बच्चों का अदब नहीं हो सकता जी। बच्चों के अदब की शुरुआत उस दौर में शुरुआत 19वीं सदी से ही बच्चों के अदब पर ज्यादा तरजीह थी। अच्छा, उससे पहले बरतानिया, ब्रिटिश, जो अमेरिका में बहुत सारे बच्चों के अदब पर लाइब्रेरीज कायम हो गए, बहुत तरक्की कर गए थे। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ उर्दू ही नहीं, दूसरे जबानों पर भी बच्चों के काम पर कम हुआ है, बच्चों के अदब पर कम हुआ है। जो बच्चों का अदब इसलिए जरूरी है कि बच्चों का जो आज का शहरी कल का, आज का बच्चा कल का बेहतरीन शहरी कहलाने कब वो होता है, जो उसके सही संवरने में, उसकी शख्सियत संवरने में, ये तमाम में बच्चों का अदब का ज्यादा अहम रोल होता है। इसलिए कि बच्चों के अदब से ये मैं अभी कहा था, इसका कई अदवार है। शीर ख्वार के लिए अलग अदब होता है, जो लड़कपन के लिए अलग होता है, बचपन के लिए अलग होता है। इस तरह 16 साल तक बच्चों का अदब होता है, जो बच्चों दरसी कुतुब भी शामिल होते हैं,
कहानियाँ भी शामिल होते हैं। बहुत से जो असनाफ हैं, जो नसरी असनाफ हो या शेरी असनाफ हो, ये तमाम में बहुत से अदब में तख्लीक करते हैं। तो 19वीं सदी के बाद जो निशात सानिया 1857 के बाद बच्चों का अदब की शुरुआत जब से ही हाली, सबसे पहले हाली और आज के दौर में और उस दौर के अदबियात, हाँ वही क्या आप ये आपका पहले ही सवाल में समझ गया। तो ये अदब में बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारे लिखा गया है। हाल ही से लेकर आज के दौर में आदिल असीर दहलवी हो, वकील नजीब हो, सत्तार फैजी हो, और आप तक भी कई सैकड़ों हजार कलमकार पैदा हुए हैं, बच्चों के लिए काम किए हैं। मगर उसमें जो अदब वो है, सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, सोसाइटी इज चेंजिंग। तो इस लिहाज से हमें क्या है, समाज एक साथ नहीं लेता, समाज का और अदब का बहुत गहरा रिश्ता है। अब इस लिहाज से समाज का जो ये तब्दीलियां होते हैं, इस तरह अदब में भी तब्दीलियां होते आ रही हैं। जो पहला अदब क्या है, ये गाँव में एक बादशाह था, ये जिन्नों परियों की कहानियां और मुतासिर होते थे बच्चों के सवारने में, इसमें उसमें। और हाली का जो नज़्म है, बड़ों का कहना मानो, ये अब देखिए, अब ये बच्चे क्या हैं, बच्चों का भी कहना मानो कहते हैं आज के बच्चे क्यों तरक्की कर गया है, बहुत से तरक्की कर गया है। अदब में भी क्या है, इसके लिहाज से मैं ये पहला अदब जो है बेकार नहीं है। आज की वही अदब रहनुमाई है। उस दिन जिन्नों परियों के किस्से और क्या है तो ये हवे में उड़ने वाले परियों की बात नहीं होते। आज रॉकेट ये तमाम कहाँ होते, हीमैन बैटमैन, बच्चों के जहनों को उसको एक साइंटिफिक अंदाज था स्पाइडरमैन उसमें। वो भी क्या है, वो अदब तखलीक जो भी किए हैं उस जमाने के लिहाज से, उसकी दिलचस्पी, उसके नफ्सियात, उसके पसंद नापसंद, बच्चे के तमाम जो ये मौज़ूआत इंतखाबात हो या इसमें हो, ये तमाम क्या है, ये सब जुड़े हुए हैं। आप मुशायरे में भी एक बात, एक शायर अलग अलग अपना एक अंदाज अलग होता है, इसी तरह यहाँ पर तख्लीक क्या है, खलमकार, हर खलमकार का तख्लीक अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादा जो पसंद किए जाते हैं वही ज्यादा तख्लीक होंगे जो उस जमाने में उस लिहाज से वो अदब ये है। अब बदलते 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी के आखिर में ऐसा तरक्याती दौर है जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो बहुत सारे ऐसे, इसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। अब अदब में भी क्या है, बहुत सारे तब्दीलियां आ गई। अच्छा, बच्चों के अदब में भी बहुत सारे तब्दीलियां आ गई। अब रिसाले पढ़ने वाले कौन हैं, जो गोरेमान ये वो कार्टून फिल्में ये वो सब देखने में मसरूफ होते हैं बच्चे। तो वीडियो ऑडियो विजुअल की तरफ चले हैं, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रहे हैं। ऐसा ये करके इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो दरसी कुतुब हैं, जो बच्चों का अदब है, ये तमाम क्या है, इसके भी तख्लीक हो रहे हैं और इसके भी नावलें जितने ये हैं बड़ों के लिए लिखे गए हैं, उतने असनाफ बच्चों के लिए भी लिखे गए हैं। शायरी में कम सरस जो कहीं मुकरनियाँ हो, पहलियाँ हो या नात हो या गज़ल हो या जिसमें बहुत सारे रुवायात हो, बच्चों के लिए भी ये तमाम असनाफ मौजूद है। और कहीं मुकदर इसमें जो नसर में इसी तरह दास्तान, बच्चों की दास्तान, बच्चों के अफसाने, बच्चों के नावल, बच्चों के नज़में, बच्चों के गज़लें, ये नसर है।
नसर में बच्चों के जो भी ड्रामे हैं, तंज़ो मिज़ा है, ये तमाम के तमाम इसमें लिए गए हैं। तो जिस तरह नज़्म में, जो शायरी में शेरी असनाफ हैं, इसी तरह नसरी असनाफ में गैर अफसानवी अदब भी है, अफसानवी अदब भी है। ये तमाम जो असनाफ इसमें शवा आजमाई किए हैं। तो आपका कहना सवाल ये वजह है कि आज के दौर में ये अदब क्या है। तो आज कोई पसंद नहीं करता, जो पसंद करता है तो चांद की सैर, रॉकेट की सैर, इसको उसको साइंटिफिक अंदाज में बच्चे का जहन बनते जा रहा है। जो सच्चाई हकीकत ज्यादा बयान करना जरूरी होता है यहाँ पर। इसी तरह से जो वीडियो को डेवलप करना, इसमें बहुत सारे ज्यादा ये हो गए हैं। इसी तरह पंचतंत्र के कहानियां भी क्या होते हैं, वीडियो में तब्दील होते जा रहे हैं। बच्चों के इसके लिए भी बहुत ज्यादा काम होते जा रहे हैं। तो रसायल बहुत सारे आज इसमें आ गए हैं, ऑनलाइन में रसायल ऑनलाइन में भी हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन में बच्चों के लिए भी हो रहे हैं। जो बहुत ज्यादा इसमें भी तब्दीलियां आ रहे हैं। जो इसीलिए समाज में जो तब्दीलियां आती हैं उसके साथ अदब भी बदलना होगा। आपको आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में कई एजाज़ात से नवाजा गया है, कई इनामात से नवाजा गया है। तो क्या कौन कौन से इनामात थे, इसके ताल्लुक से अगर बता दें तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर्विस के जो अदवार होते हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन का ये है, उस वक्त क्या है, जो बेस्ट टीचर अवार्ड जो मंडल के सतह में, डिस्ट्रिक्ट के सतह में 3 बार अवार्ड दिया। माशाअल्लाह। 2004 में, 2002 में ये अवार्ड दिए गए। उसके बाद क्या है, 2005 में बेस्ट टीचर स्टेट अवार्ड 2 बार, जो एक बार फर्स्ट रिजल्ट्स लाने में, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रिजल्ट 10th क्लास में फर्स्ट रैंक लाने में स्कूल के, वो बेस्ट हेडमास्टर के हैसियत से बुलाया गया। फिर बच्चों को दाखिला में जो हंगार पाल्यम करके है, वहाँ इतना स्ट्रेंथ बढ़ाया नई इसको हायर करके, तो एकदम 80 तक ज्वाइन हो गए। तो एनरोलमेंट कहीं नहीं हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में। वो एनरोलमेंट में तो फिर बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए बुलाए 2006 में। अच्छा। तो 2007 में जो यूनिवर्सिटी में आया, फिर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए फिर बुलाया गया यहाँ ज्वाइन होने के बाद। जबकि कलेक्टर एस रावत था, आप जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो IAS ऑफिसर, कलेक्टर जिले के कलेक्टर थे, उनके हाथों से और DO हेमावती के हाथों से फिर यहाँ आने के बाद फिर भी एक अवार्ड दी। इस लिहाज से 4 अवार्ड्स हो गए। फिर एक अवार्ड बेस्ट टीचर उर्दू अकादमी अवार्ड, जो वो अवार्ड से 2011 में फिर बुलाए गए, 2015 में। उससे पहले एक 2015 में कलकत्ता में मेरे जो हिंदुस्तान में बच्चों के रसायल, जो बच्चों के अदब के तरक्की की जो तरवीज में जो उसका एतराफ़ करते हुए वहाँ नेशनल अवार्ड, जो रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड की हैसियत से वहाँ दिया, कलकत्ता जाके वहाँ लिया। बाद में उसके बाद क्या है, यहाँ से स्टेट उर्दू अकादमी अवार्ड, फिर बेस्ट टीचर अवार्ड की हैसियत से यूनिवर्सिटी के लिए ये किया। बाद में हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अवार्ड जो बेस्ट रिसर्चर, वो वाइस चांसलर जो पूरे साइंस इंजीनियरिंग पूरे डिपार्टमेंट में बेस्ट रिसर्चर कौन होता है करके इंतखाब करते हैं, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। तो फर्स्ट भी मैं हूँ, उसके बाद बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड नहीं दिए। उसके बाद 2015 में दिए। फिर 2016 में कन्याकुमारी को बुलाए थे अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड के लिए, नेशनल अवार्ड, वहाँ गया। फिर इस लिहाज से हमारे यूसुफ सफी साहब को स्टेट अवार्ड जो मौलाना आजाद के अवार्ड से नवाजे, कड़पे में जो लिटरेरी एसोसिएशन के
ऐसे अवार्ड तो फिर कलेक्टर माइनॉरिटी डे में दो मरतबा फिर बुला के अवार्ड दिए। इस लिहाज से कई अवार्ड्स ये होते गए, मगर अब ताज़ा क्या है, 2019 में वजीर आला हमारे YS जगनमोहन रेड्डी साहब के हाथों से जो बेस्ट ये लाइफ अचीवमेंट कारनामा हयात के अवार्ड के लिए तहकीक में मुझे इंतखाब किया। तो वहाँ पर स्टेट अवार्ड फिर कारनामा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के हैसियत से हमारे वजीर आला मुझे 2019 में मुझे अवार्ड दिए। उसके बाद फिर भी अब दीगर एसोसिएशन होते हैं, उसमें कई अवार्ड देते रहते हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अवार्ड हासिल करते हुए? अवार्ड हासिल करना एक अलग बात है, तो उसके बाद और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, ये बात है। जब वो अवार्ड लेते हैं तो समझो कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्या और बढ़ जाती है। आप और ये अवार्ड ले चुके हैं, अब और भी आगे बढ़िए और आगे इसमें क्या है, हमारे सर्विस में धब्बा ना हो। हाँ, और क्या है, ऐसा ये रहे और अच्छे काम करना है। वो अवार्ड ले लिए तो ऐसा बेस्ट टीचर है, कहीं ये नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से हर लिहाज से जो है सोच कर आगे बढ़ना, खत्म करना पड़ता है। आपकी निगरानी में कई PhD हो चुके हैं और PhD हो रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उन तलबा को जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे? MA के बाद अजीब तो कहलाते हैं, मगर यहाँ पर एक मौके के लिहाज से, कामयाब मौके के लिए क्या क्या होना चाहिए, उनके मौजू के एतबार से अलग अलग होता है। क्या हिदायत उनके मौजू के, तो तहकीक के उसूल, तहकीक के ये जो मेथोडोलॉजी है वो कॉमन होता है हर एक के लिए। मवाद की फराहमी हो या उसके गाइड के हिदायत होते हैं, रहनुमाई होती है उसके लिए। लेकिन मौजू के हिसाब से जो रिसर्च है वो अलग हिदायत, जो कोई पसंद जो जिस पर दिलचस्पी रखता है उस पर दिलचस्पी रखता है, जिस मैदान में। उनको क्या हिदायत देंगे कि रिसर्च कैसे करने चाहिए? बाज लोग जो होते हैं रिसर्च करने में जो है ताखिर करते हैं या आखिरी मरहले पे जो है भाग दौड़ करते हैं, तो उनको क्या हिदायत देना चाहिए? प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन तहकीक के फन में बहुत अच्छा इसका जिक्र करे हैं। तो जितने की जितने दिलचस्पी, जितना शौक दाखिले के वक्त होता है, उसको इख्तिताम तक बाकी नहीं रहता, ऐसे बाकी नहीं रहता। इसकी वजह यह है कि मौजू के इंतखाब के मौके पर जो है क्या है, मौजू के इंतखाब बहुत अहम मरहला होता है तहकीक में। अगर गाइड की मर्जी से होता है या दोनों की मर्जी से होता है, यहाँ पहला मर्जी किसका होना चाहिए? मौके का होना। क्योंकि मौके को सारा करना है। रिसर्च जो है ना, जो जिस पॉइंट पे जज्बा रखता है उसकी दिलचस्पी को बरकरार, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक वो क्या है, अदब के कोई पहलू पे वो कोई पहले नसर या नज़्म कौन से भी मौजू, कोई भी मौजू है, लेकिन जिस सिंह पे होता है उसकी फितरत जिस सिंह की तरफ मायल है उस तरफ जो है रागिब करना। और एक तो क्या है, काम मुसलसल करते रहना है, लोग जो है अक्सर करते नहीं रहते। काम एक बात ये है, काम की बात और है। मेन क्या है, यहाँ हम मरहला मौजू में अगर भटक गया, उन्हें आखिर तक भटकते ही रहता है। और मेहनत भी करने के जज्बा कम है आजकल। जितनी मेहनतें आप किए हैं रिसर्च के मौके पर, कई रियासतें घूमे हैं, कई दिन तक वहाँ पे रुके हैं, तो बर्दाश्त किए, ऐसे जज्बा आजकल के तो रिसर्चर्स में नहीं है। आज और आसान हो गया है, उसके बावजूद जराए आ गए हैं, जी, इंटरनेट आ गया है, घर बैठे पूरी किताबें मिलते हैं। और क्या है, तहकीक के लिए जराए लाइब्रेरीज डिजिटलाइज कर दिए गए। नहीं, इसके बावजूद जो है, क्या है, यहाँ क्या है, गहराई गिराई होना चाहिए। हाँ, ये बात है। गहराई गिराई और दिलचस्पी, जो देखिए दिलचस्पी ही काफी नहीं है इसमें, तहकीक के मैदान में जुनून भी होना चाहिए। हाँ, ये बात है। उसके मौजू में जुनून उसमें जुनून है, वही कामयाब हो सकता है आखिरी में। तो उसके मर्जी के मुताबिक वो आगे बढ़े
तो बहुत अच्छा रहनुमाई गाइड का होता है, गाइड की रहनुमाई हर कदम पे तो होता है, मगर करना किसको है? ज्यादा कम तो रिसर्चर को करना है, मौखिक को है। जी बिल्कुल। उसमें कोई कमोबेशी होती है, मौखिक रहनुमाई करते हैं, तो एक उनके मौजू के एतबार से हिदायत में भी तब्दीलियाँ होते हैं। लेकिन जनरल हिदायत ये है कि घर बैठे आजकल के ऐसे ये हो गए हैं, घर बैठे मौजू का इंतखाब कर ले, घर बैठे काम हो जाए, ये हरगिज आसानी से हासिल करना, आसानी से हरगिज नहीं हो सकता जी। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे मौखिक दाखिला लेना बेकार है। अगर लेंगे तो उनकी जो मेहनत बेकार नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते, आगे हरगिज नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जब तक के मौजू का इंतखाब नहीं करे, उसमें मरहले हैं, कई मरहले हैं, बहुत अच्छे मवाद के इंतखाब करना है, उसके बाद मुसविदा है, उसके बाद नोट्स है, उसके बाद ये है, कई मरहलों से गुजरना है, जब ही तकमील को पहुंच सकता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको मौजू के इंतखाब पर जो है ज़्यादा तवज्जो देना है, उसके बाद फिर जो है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक जुनून बरकरार रखना है। जब तक ये जुनून बरकरार नहीं रखेंगे, बाय तकमील तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर पहुंच भी गए तो उनमें उनकी इतनी महारत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शुरा व अदबा और अदब की खिदमत करने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे? जो अदब लिखते हैं, शायर हैं, शायरी करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? एक बात तो अदब और शायरी, हर शायरी शायरी, वाह वाह, हर अदब अदब जी। अदब क्या है? अदब का जो तारीफी क्या है? बेहतरीन शाइस्ता अंदाज, शाइस्ता अल्फाज, बेहतर से बेहतर, इसका इंतखाब फनी बारीकियों पर पढ़ना। जो अदब जो रहनुमाई करे जी, रहनुमाई नहीं, वो क्या है, एक मशल रावी है जी जी। ये क्या है, समाज के लिए फर्द वाहिद ले लो, फर्द या इज्तिमाई तौर पर लो, वो क्या है, एक अदब ऐसी ये एक कम जुमलों में उसका इहाता करना मुश्किल है। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो लिखने वाले हैं? जो मैं यही कहना चाहता हूँ, अदब में अब जो भी काम करें, अदब में इजाफा हो। हाँ, ये बात है, वही जो है कारामत साबित हो, कहीं ही बात ना कहे, उसको शाया करते हैं, छुपाने के लायक में हो, उसको छपने के लायक हो, और क्या है, जो भी शाया करने के लायक हो, जो भी लिखते हैं वो हर तहरीर नहीं। इसलिए ही उनको क्या करना चाहिए? क्या मुताला वसी करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए? उनको जो क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? अब ये है, वही हिदायत है जो ऐसे तख्लीक कर, ऐसे शायरी जो ये है, हर फर्द का अलग अंदाज हो, अंदाज बयां हो, ज़बान बयां हो, और उसके सोच और गौर फिक्र और क्या है, मौज़ूआत की तनों, और क्या है, ये तमाम क्या अलग अलग अपने अपने अलग अलग, हर अदीब के, हर शायर के अलग मिजाज अलग होता है, मिजाज अलग, उसके पसंद। जैसा हमारा लिबास है, हमें ये पहनना पसंद करते हैं, ये ऐसा होना वैसा होना, वो इनफरादी बात है। अच्छे, बहुत अच्छा। इसी तरह तो अदब में भी क्या है, ये उसके, लेकिन जो भी अदब हो, तख्लीक हो, वो ऐसा ये अदब में उसका इजाफा हो, अदब के सरमाए में इजाफा हो, सरमाए में उसका इंतखाब हो, वो पहचान हो, इस तरह का अदब होनी चाहिए। क्या आपने मुख्तलिफ तंजीमों में हिस्सा लेकर जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया है, और उन तंजीमों में आपका क्या अहम रोल रहा है और क्या क्या किए हैं, और किन किन तंजीमों में की सरपरस्ती, आपकी सरपरस्ती में कौन सी तंजीमें चले हैं, और किन किन तंजीमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वो उसके बारे में अगर बता दें तो बहुत खुशी हुई। मैं जब तक नौकरी में दाखिला लेने के बाद भी एक हमारे एक तंजीम, उर्दू असातिज़ा की उर्दू की तंजीम, इससे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू मशहूर तंजीम जी, तो उससे वाबस्ता थे। उसके बाद क्या है, एक कड़पा में, कड़पा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन 1989 की बात कर रहे थे। जी जी जी, ये अब्दुल सत्तार साहब उर्दू डीए थे, कड़पे की डिस्ट्रिक्ट के, उनके क़ियादत में
कड़पा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन कायम किए। तो उसके बाद उनका ख्याल, अच्छा ख्याल पैदा हुआ उसको रायलसीमा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के साथ कायम करने का। तो वो 89 में कायम हो गया। तो उसके बाद उसकी शाखें हमें भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट के शाखें, पहले सेक्रेटरी की हैसियत से हमारा चित्तूर हल्के के लिए था। उसके बाद फौरी क्या किए, मुझे वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से वो इंतखाब कर दिए, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इस तरह से तकरीबन 19 साल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काम किया, ज़ियादा प्रेसिडेंट की हैसियत से। इस दौरान में उर्दू का अख मांगने में कभी भी मैं पीछे नहीं हटता था। माशाल्लाह। ये क्या है, जितने फंड्स आते हैं उर्दू के हक में जितने भी आते हैं अपेप करके बहुत सी स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, ये तमाम आते थे, करोड़ों रुपए आते थे, मगर उर्दू के लिए खर्च नहीं करते थे ये। अच्छा। उर्दू मदारिस के लिए एक भी खर्च नहीं करते थे। उसमें आवाज उठाए, तंग कर दिए। उसके बाद DRP MRP का तकर्रुर हुआ, उर्दू वालों को ट्रेनिंग अलग कर दिए, सेंटर्स अलग कर दिए, मगर मॉड्यूल्स अलग तैयार होते थे ट्रेनिंग के, उर्दू मीडियम के। ये तमाम बहुत से चेंजेस लाए, मगर हमारे जब 100 से कम स्कूल्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आज 300 स्कूल से 325 स्कूल कायम। अच्छा। इसका ये क्या है, 98 टू 2004 इस दरमियान में 6 साल 7 साल की मुद्दत में दुगना कर दिया स्कूल की तादाद। रायलसीमा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन सिर्फ 5 स्कूल थे हाई स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट में, उसको 30 स्कूल कर दिया। रोशनी स्कीम आया था, वो गवर्नमेंट के ख्याल में, वो स्कीम में एक ही प्रोसीडिंग में 56 स्कूल कायम किए। उसमें क्या है, रोशनी के उतने ज्यादा नहीं दे सकते, 30 स्कूल सैंक्शन करे, बाकी 26 स्कूल अल्टरनेटिव स्कूल के हैसियत से फिर खोले उर्दू मीडियम के। हर जगह पे जाके तंजीम की हैसियत से, प्रेसिडेंट की हैसियत से DO को बनाना, वहाँ खोलना, फिर उसको वहाँ कायम करना, ये तमाम क्या है, बहुत से स्कूल कायम करने का मौका हुआ। हाई स्कूल से इतने हुए 30 के करीब कर दिए हम, 5 स्कूल से, 5 सिर्फ 5 स्कूल थे, तो उसको 30 स्कूल कायम करे। उसके बाद ऐसा हुआ 2004-5 तक ऐसे कायम करते रहे बहुत से स्कूल। पूरे आंध्र प्रदेश में चित्तूर का नक्शा ऐसा हो गया कि फर्स्ट आ गया माशाल्लाह, उर्दू के दाखिले में, स्ट्रेंथ में, रिजल्ट्स में, स्कूल्स के तादाद में, ये तमाम क्या है, फर्स्ट हैदराबाद सिटी, उसके बाद क्या है, फर्स्ट जिले में फर्स्ट हमारा आ गया। तो ये सतह पे ला के छोड़ने में हमारे, मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे ये कारवां और बहुत से तंजीम में जुड़े हुए थे, तमाम के तमाम। एक वीकोटा करके एक है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, 26 उर्दू मीडियम स्कूल हैं, 4 हाई स्कूल कायम करे। माशाल्लाह। ये एक ही मंडल में इतने स्कूल कहीं भी नहीं है। अच्छा। एक मंडल में 4 हाई स्कूल कायम करे। ये बहुत सारे, बाद में यहाँ पर 2007 में आ गया, फिर 3 स्कूल हाई स्कूल कायम करने का मौका मुझे मिला। जो अब जो मौजूदा MLC कत्ती नरसिम्हा रेड्डी है, वो मैं क्या है STU में वो फाउंडर है, मैं STU का कन्वीनर हूँ। उसमें क्या है, जो भी मैं उर्दू तंजीम में प्रेसिडेंट भी था, और यहाँ कत्ती नरसिम्हा रेड्डी के जरिए से बहुत से स्कूल है, हाई स्कूल जो हैदराबाद में काम होना है, तो RJD तक मैं फाइल ये कर देता हूँ। हाई स्कूल करना है तो गवर्नमेंट जाना है, गवर्नमेंट में सैंक्शन होना है, तो हाई स्कूल का मामला ऐसा होता है। वो कत्ती नरसिम्हा रेड्डी जो स्टेट प्रेसिडेंट था, उसके हवाले कर देता था, वो सैंक्शन करके लाके मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आने के बाद भी PTM चित्तूर के पास 14 मुस्लिम वाला कंडिगा है, चिंगरेड्डीपल्ली का, ये महल के पास गढ़ी करके है, वो गढ़ी, ये 3 स्कूल, गढ़ी तो ज्यादा मैं नहीं बराह रास्त नहीं किया, उसे खैरुद्दीन करके हमारे दोस्त हैं,
वो ज्यादा फिरे हैं फाइल के पीछे। मैं ये 2 स्कूल यहाँ आने के बाद भी जाके ऑर्डर मेरे हाथों से दिया जाके। वो इतने ऐसे काम करने का तहतानी और फखानिया हिस्से से भी जो है कई उर्दू की फरोख के लिए कई तंजीमों में आप हिस्सा लिए। हाँ, 100 स्कूल इस लिहाज से 100 स्कूल जो है 100 मदारिस जो जिक्र है। एक सेमिनार में मुजफ्फर शामिरी साहब जो उसका जिक्र एक दिल्ली में जो मेरे हवाले से क्या किए, एक चित्तूर जिले में उर्दू की तरक्की के मौजू पर एक मकाला पेश किए दिल्ली में मेरे हवाले से, और वही मकाला जद्दोजहद उर्दू हैदराबाद से जो रिसाला निकलता है उसमें शायद हुआ माशाअल्लाह। और ये ऐसा नहीं कि क्या है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर 3 महीने खामोश था। मैं ऐसा तंजीम में हिस्सा लेना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे नहीं छोड़े। मतलब प्रोफेसर के हिस्से से होने के बावजूद भी कई तंजीमों में आप हिस्सा लेते थे। फिर आके क्या किए, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए। उसके बाद बहुत से अब सेक्रेटरी होते हैं, अभी सेक्रेटरी की हैसियत से बहुत से काम करने का मौका यहाँ पर भी मिला। तो बहुत से जो ये क्या है कमीशन आप जो खिदमत करते हैं उनको ऐसे खिदमत करने का जज्बा हर किसी को नहीं है। और क्या है कमीशन होते हैं हमारे पीआरसी कमीशन, चड्डा कमीशन में, जो यूजीसी कमीशन में, उसमें मेंबर के हैसियत से गया। बाद में वो मीटिंगों में ये किया। सोनिया गांधी जो है उस वक्त मनमोहन सिंह के पास जाने का मौका मिला। वहाँ जाने के बाद वहाँ 62-65 उम्र के ये बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत से काम हुए जो हमारे साथ जो स्कूल सर्विस, दूसरे सर्विस, कॉलेज सर्विस से आ गए थे उनको जीवो लाने में, फिर सर्विस क्लब करने में, ये तमाम काम बहुत ज्यादा काम है जीवोस लाने में। पहले ही से हम तजुर्बेकार थे, तजुर्बा यहाँ पर भी वही तजुर्बे को इस्तेमाल करके बहुत सारे तंजीमों बहरहाल जो है आपकी जो खिदमत हैं मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए हो या मुख्तलिफ इदारों के जरिए मुसलसल करते आ रहे हैं। आप बहुत बेहतरीन लीडर हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप मौजूद है। इसी को ये करते हुए कॉन्फिडेंस कामों में हमारे वाइस चांसलर और ये तमाम क्या है बड़े बड़े होते दे देते हैं। यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर के हैसियत से वो स्पंदना करके एपी स्पंदना होता है, वो सीएम के जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं वो नोडल ऑफिसर के हैसियत से तकर्रुर करती है। एडी बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है, उसमें वहाँ नोडल ऑफिसर की हैसियत से मुझे तकर्रुर करती है। ये 2 साल से फिर यहाँ पर बीओ चेयरमैन, ऐसी वो तमाम जो तंजीमें, बहुत सारे तंजीमों में इसमें उसमें करने का मौका मिलता है। ये जिंदगी क्या है, बहुत से सामना करना, आगे बढ़ते रहना है खिदमत के लिए। मैं एक ही कॉन्सेप्ट मेरे अंदर है, जो अल्लाह के बंदों के लिए हम काम करें, हमारा काम खुद ब खुद बनते जाते हैं। बेशक अल्लाह के बंदों से कामयाब भी हुआ हूँ, दुआएं भी हैं। एक राज की बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। आप बताया, पहले ही सवाल था, एलिमेंट्री स्कूल से लेकर जो प्रोफेसर तक। एक हमारे वालिद साहब के पीरो मुर्शद हैं हजरत अबू जलाल आरिफुल्लाह शाह कादरी चिश्ती क़ादरी मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो बुजुर्ग शर्फ में अपने पीरो मुर्शद हैं। हजरत ज़हुरुद्दीन बाबा बुखारी के हैं, ज़हुरुद्दीन बाबा हैं, उनके खलीफे अव्वल और आखिर वही हैं जो हमारे पीर वालिद साहब की पीरो मुर्शद। उनके दुआएं ज़्यादा हैं। मैं उनके सोहबत औलिया में अरबी क्या है, स्कूल में उर्दू अरबी पहले से स्कूल में नहीं पढ़ा तो वहीं से हासिल करता था, उनके सोहबत में रहता था, उनकी खिदमत का सिला है। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा हुआ जो दरगाह शरीफ में हमारे खाजी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट के खाजी साहब, वो तबादला होकर मदनपल्ली चले गए। 10 साल मदरसा गुजारने का मौका मुझे मिला। तो ऐसा इस वक्त में निकाहें भी मैं जाके पढ़ा देता था, और क्या है जुम्मा में खुतबाएं भी दे देता था। दुनियावी काम के साथ साथ दीनी काम भी कर दिया। उसी का सिला मुझे यहाँ तक जो अरबी पढ़ाने का जो 10 साल जो सवाब, उसमें कई बच्चे कुरान खत्म कर रहे हैं, वो कई बच्चे ये हैं, वो वही सवाब और उनके बुजुर्गों की खिदमत। वहाँ क्या है इमामत भी कर लेता था, ये भी कर लेता, सब का सब ये क्या है एक दीन और दुनिया तो संवरना है
तो बुजुर्गों के दामन कोई पकड़ के रखना है, उनके क्या है, उनकी दुआएं होना है, पहले माँ बाप की दुआएं होना है, उसके बाद बुजुर्गों ने दीन की दुआएं जो हैं उनकी दुआएं भी शामिल है मेरे इसमें। मैं वही 2 हथियार लेके आगे बढ़ता हूँ, उनकी दुआएं मेरे सर पे हैं, मेरे साथ इस पे मैं आखिर तक यही मेरी कामयाबी की राज समझता हूँ। मैं ऐसा है कि कई बड़े ये नहीं हूँ, जो ये तमाम कामयाबी के राज ये हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। मुबारक हो, आपकी तरक्यात देखते हुए बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितने तजुर्बात बयान किए हैं बहुत बेहतरीन है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, हमारे सामीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त देकर जो यहाँ तक आए, और इस इंटरव्यू में आपने कई पैगामात अदीब के लिए हो, रिसर्च स्कॉलर के लिए हो, और खिदमत करने वालों के ताल्लुक से हो, बहुत सारी बातें बताएं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुशी की बात है। एक शाम एक फनकार के तहत एहतमाम के ये मुझे यहाँ मदऊ किया गया, और मेरे शख्सियत के ताल्लुक से कई सवालात आपके सामने सामीन के सामने रखने का, जो वाज़े करने का ये मौका दिया गया। आप तमाम का सामीन का, आपका बिलखुसूस आपका जो इस एहतमाम के तौर पर एहतमाम किए हैं, वाह उसने खूबी, आप इस बहुत अच्छे सवालात थे, उसके जवाब देने भी मुझे खुशी हो रही थी, और इतना जज्बात में आ जा रहा था। ये पहला इंटरव्यू है आपके। ऐसे तो इंटरव्यूज मेरे बच्चों के अदब पर अलीगढ़ ये वो दिल्ली जब भी जाता वहाँ के स्टूडेंट्स आ जाते तो बहुत अच्छे वो अदबी इंटरव्यूज होते, लेकिन मजमूई तौर पर शुरू से आखिर तक जो पैदाइश से लेकर अब तक जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, जो सफर है, जो इंतजामिया सफर हो या नौकरी का सफर हो, ये तमाम सफर को आप ये कुर्सी में बंद कर दिया है। ये आपके कमाल की बात है। आप क्या है बहुत जवाब देते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये इसके तहे दिल से मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस एक शाम एक फनकार के जो मुलाकात के मौके पर इस एहतमाम करने से बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुआ।